अब हम लोग शुरू करेंगे फिज़िक्स के यूनिट नंबर 19 को, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। हम लोग अपनी सीरीज़ कर रहे थे, एनबीएफ की बुक थी और हम लोग जो सिलेबस पढ़े हैं, ऑफ कोर्स जो बोर्ड फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ फेडरल बोर्ड। जिस तरह से हम लोग पहले भी करते हैं, जितने भी एसएलओज़ हैं इस चैप्टर के, जो कि जिनके मुताबिक फेडरल बोर्ड का पेपर बनता है, उन एसएलओज़ को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उन एसएलओज़ को पार्ट 1 हम लोग करेंगे, बाकी एसएलओज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला एसएलओ हमारे पास है, डिस्क्राइब द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट्स इन स्ट्रेट वायर्स एंड इन सॉलिनॉइड्स। अब तक हम लोग पिछले चैप्टर्स के अंदर करंट के बारे में जान चुके हैं। हमें पता है कि करंट हमारे पास क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, और ये फॉर्म कैसे होता है हमें पता है, ड्यू टू वोल्टेज, जो कि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस है। ये चीज़ हमें पता है। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी नोट की है, और ये एक्चुअली में एक साइंसदान था ऑस्टेड जिसने नोट की। लेकिन अगर हम लोग एक करंट की वायर लेते हैं, ओके, एक ऐसी वायर लेते हैं जो कि पहले तो बिल्कुल कंडक्टर है, उसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन फिर हम लोग ऑफ कोर्स एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ओके। तो कन्वेंशनली करंट हमारे पास जो है वो इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, ओके। अब हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो वो अपने इर्द-गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जी हाँ, करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या फिर बुनियादी तौर पर करंट, हम लोग कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि करंट को कैरी कर रहा है एक कंडक्टर, ओके। तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, या फिर हम लोग कहते हैं इसके प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि हमारे पास ये एक मैग्नेट बन जाता है। जी, हमारे पास कोई भी ऐसी वायर जिस तरह से करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हम बुनियादी तौर पर उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका रीजन क्या है, तो ये अभी के लिए हम लोग इसको सिंपली एक लॉ की तरह समझेंगे, क्योंकि इसका रीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक अलग फील्ड है, रिलेटिविटी उसका ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बुनियादी तौर पर अभी के लिए हम लोग इसको नेचर का लॉ समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं, उसी तरीके से हमारे पास जब भी करंट फ्लो करेगा, करंट जब भी फ्लो करेगा, स्टडी करंट मतलब रुके हुए चार्जेस नहीं, जब करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लास्ट में प्रोड्यूस होगी। तो ये बुनियादी तौर पर इस एसएलओ के अंदर हमने देखा है कि कोई भी करंट जहाँ से गुजरेगा वहाँ उसके इर्द-गिर्द हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब उसके अंदर हमारे पास जो 2 टाइप ऑफ कंडक्टर हैं, सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेट वायर्स। हम लोग इनके पैटर्न देखने वाले हैं कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस्म की होगी, ओके। तो हमारे पास जब भी कोई स्ट्रेट वायर होगी, तो इसके इर्द-गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका खास पैटर्न होता है। ऑफ कोर्स वो पैटर्न भी हमारे पास नेचर में एग्ज़िस्ट करता है, कुदरत में एग्ज़िस्ट करता है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया है, इसी तरह से है। तो हमें अभी क्या है उसको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका हमारे पास एक बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत सिंपल, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट वायर है, इसके गिर्द जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकेंगे। आपने सबसे पहले अपनी वायर लेनी है और ऑफ कोर्स आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि करंट किस तरफ जा रहा है। मान लेते हैं करंट हमारे पास ऊपर जा रहा है। जब मैं कहता हूँ करंट, मेरा मतलब है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं दूसरे करंट की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो फिर आपने अपना राइट हैंड लेना है, आपने अपना लेफ्ट हैंड नहीं लेना, आपने अपना राइट हैंड लेना है और अपने थंब को यानी अपने अंगूठे को पॉइंट करना है करंट की डायरेक्शन में, मैंने कर दिया। फिर आपकी उँगलियाँ जिस तरफ मुड़ेंगी, उस तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर आप लोग उसको खुद करके देखें, उँगलियाँ सिर्फ एक तरफ मुड़ सकती हैं और वो आपके पास इस केस में मुड़ेंगी इस तरह, ओके। आपको इस केस में वो इस तरह से मुड़ेंगी, दूसरी तरफ वो मुड़ ही नहीं सकती नेचुरली। तो हमारे पास फिर इस तरफ मुड़ी हैं, तो जिस तरफ मुड़ेंगी उस तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट वायर से इर्द-गिर्द वो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स में होती है, ओके। ये हमारा असूल है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं, यानी सर्कल्स होते हैं जो बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। तो इसके अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ, तो इसके बाहर मेरे पास इस तरह से इधर ये मेरे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके बाद एक और सर्कल होगा और उसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से होगी, क्योंकि मैं हमारी फिंगर्स इस तरह कर्ल हो रही हैं जब मैंने अपनी थंब को पॉइंट किया है करंट की डायरेक्शन में, ओके। समथिंग लाइक दिस। और ऑफ कोर्स अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दूँ, तो फिर ये इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अगर आप करंट कन्वेंशनल करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट जा रहे हैं, मैं इसको इस तरह कर दूँ, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखूँगा, सिंपली एक रूल है। हालाँकि इस तरह से वायर को नहीं पता होता कि हमने अंगूठा इस तरह रखना है, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। ये बस हमने एक रूल बनाया है, हमने देखा कि हम लोग अगर अपना अंगूठा इस तरह से प्रोड्यूस करें तो सेम हमारे पास इफेक्ट आता है। एनीवेज़, मैं अपना अंगूठा अगर मैं रखूँ नीचे की तरफ, तो आप लोग देखेंगे जब मैं नीचे की तरफ रखूँगा तो वो पीछे की तरफ जो है वो कर्ल होंगी, ओके। अब वो पीछे की तरफ जो है वो मुड़ेंगी, यानी अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो अब वो होगी इस डायरेक्शन में, ओके। यानी अब वो ये डायरेक्शन उलट चुकी है। पहले ये इस तरफ आ रही थी, अब ये इस तरफ जा रही है। यानी पहले इधर ये हमारे पास है काउंटर क्लॉकवाइज़, जबकि ये हमारे पास है क्लॉकवाइज़, राइट? इस तरह से हमारे पास जो होती है दिस इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज़, इस तरह से हमारे पास जो होती है दिस इज़ कॉल्ड काउंटर क्लॉकवाइज़, क्योंकि घड़ी के हिसाब से चल रही है, ये काउंटर चल रही है घड़ी के उल्टा चल रहा है ये डायरेक्शन। बट एनीवेज़ इस तरीके से हमारे पास ये डायरेक्शन होगी करंट की, क्योंकि हमारे पास फिंगर्स हमारे पास उस तरफ कर्ल करनी है। बट कंसेंट्रिक सर्कल्स में अगेन वायर के इर्द-गिर्द 3D में हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये तो स्ट्रेट वायर के पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड्स का। अब एक बहुत अहम चीज़ ये है कि वैसे मैग्नेट्स के नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। स्ट्रेट वायर्स के केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ पोल नहीं है। ये मैग्नेट ज़रूर है। आप अगर इसके गिर्द एक मैग्नेट लाएँगे तो हो सकता है उसको रिपेल या अट्रैक्ट करे। लेकिन इसका कोई डिस्टिंक्ट नॉर्थ साउथ पोल नहीं, क्योंकि नॉर्थ पोल वो होता है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पोल होता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जाती है। यहाँ पर हम कोई ऐसा पॉइंट नहीं बता सकते जहाँ से निकल रही है, वो तो हर जगह से निकल रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कंडक्टर के अंदर से निकल रही है, जो बाहर मौजूद है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर कोई इसका डिस्टिंक्ट नॉर्थ साउथ पोल नहीं होता। इसके बाद है हमारे पास सोलेनॉइड्स, ओके। सोलेनॉइड्स मतलब नॉर्मली जब भी हम मैग्नेट्स की तरह यूज़ करेंगे, कंडक्टर्स को तो हम आमतौर पे सोलेनॉइड्स का यूज़ करेंगे। अच्छा, सोलेनॉइड से पहले हम लोग देखेंगे एक लूप को, क्योंकि ये सोलेनॉइड समझने के लिए हमें लूप की जो सर्कुलर फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड समझ जरूरी है। लूप का मतलब है कि हमारे पास एक सर्कुलर हमने लूप बना दिया है। जो हमारी स्ट्रेट वायर थी हमने उसको मोड़ कर एक सर्कल में बदल दिया है, तो इसकी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की साइन होगी जब हम इसके अंदर से एक करंट पास करेंगे। तो मान लेते हैं ये मेरा लूप है, ओके। और इसके अंदर से मैं करंट पास करने लगा, मे बी इन दिस डायरेक्शन। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी करंट की डायरेक्शन किस तरह की है। यहाँ पर बीच में फोर्स एक सोर्स भी होगी जिसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहा। बट यहाँ पर हमारे पास जो है इधर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये बुनियादी तौर पर क्या है कि कोई भी सर्कल जो है वो छोटी-छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। यानी यहाँ पर हर पॉइंट पर हमारे पास ये वाला पैटर्न है। ओके, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला पैटर्न है। यानी इस पॉइंट पर भी एक स्ट्रेट वायर अगर लाइन होती, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे
हमारे पास इधर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो बीच में जा के कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलना शुरू हो जाएँगे और हमारे पास कुछ इस किस्म का एक लूप के थ्रू इफ़ेक्ट आता है। ये लूप का भी आपको लाज़मी पता होना चाहिए। ओके? एक इस किस्म का हमारे पास इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है लूप के अंदर, इस किस्म की हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सर्कल शुरू होता है, लेकिन जैसे-जैसे यहाँ पर जा रहा है तमाम सर्कल्स का इफ़ेक्ट मिलता जा रहा है और ऑफ कोर्स अब इसकी भी एक डायरेक्शन होगी हमारे पास, जो कि एक्चुअली में मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसकी डायरेक्शन मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ। अगर आप लोग देखें तो बुनियादी तौर पर स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं इधर इस पॉइंट पर स्पेसिफिकली देखूँ तो करंट मेरे पास जा रहा है नीचे, मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मैं यहाँ पर अपना अंगूठा रखूँगा और अगर मैं यहाँ पर अपना अंगूठा रखूँ, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड नहीं यूज़ करना, लेफ्ट हैंड अक्सर लोग यूज़ करेंगे तो उनका खराब आंसर निकल आएगा। ओके? तो यहाँ पर अपना रखूँगा, तो मैं देखता हूँ मेरी फिंगर्स इस तरह से खुलती हैं। ओके? इस तरह से, यानी आप इसको खुद रख के देखें तो आपको समझ आएगी। इस तरह से पीछे की तरफ हमारे पास हमारी फिंगर्स खुलेंगी, यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी इस सेंस में हमारे पास ये क्लॉकवाइज़ यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर क्लॉकवाइज़ जा रही है, तो इधर अगर हम लोग देखें, आप इधर भी फिंगर्स लाके देखें, इधर ये इसके उल्टे हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास अब उँगली इस तरफ है। इस तरफ अगर आप करके देखेंगे तो ये इस तरफ खुलेगी, इस तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह जा रही है, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज़ जा रही है। ओके? और उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू होगा। दोनों तरफ इस तरफ भी यहाँ से बाहर निकल रही है, ऐसा जाती है, यहाँ से बाहर निकल रही है। बट अगर आप लोग ओवरऑल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएँगे और एक्चुअली में हर जगह पर थंब रूल अप्लाई करेंगे तो आपको इस किस्म की डायरेक्शन जो है वो बन जाएगी। आप सिर्फ 2 जगह पर लगाकर इस ओवरऑल को निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक लूप के अंदर हमारे पास एक नॉर्थ साउथ पोल मौजूद है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉप वाली साइड है, इस केस में क्योंकि करंट हमने इस तरह मूव किया था, तो टॉप वाली साइड है उसके अंदर हमारे पास नॉर्थ पोल बन रहा है, क्योंकि उधर से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं और साउथ के अंदर तमाम की तमाम जा रही है, राइट? नहीं, बल्कि ये मैंने उल्टा बना दिया है। इधर तो अंदर की तरफ जाएँगी। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो इस तरफ अंदर की तरफ जा रही है मैंने। तो इधर ये नीचे, इस केस में नीचे हमारे पास नॉर्थ पोल है और ऊपर साउथ पोल है, क्योंकि साउथ पोल के अंदर जाती हैं और नॉर्थ पोल से निकलती हैं। वायर के अंदर कोई नॉर्थ साउथ नहीं था, इधर हमारे पास नॉर्थ साउथ बन जाता है इस लूप का। और यहाँ पर आप लोग देखें तो हमारे पास एक रूल है जिसके थ्रू अगेन हम लोग बता सकते हैं कौन सा साउथ होगा, कौन सा नॉर्थ, जो कि यहीं से डिराइव्ड है। इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज़ रूल। आपने करना सिर्फ ये, आपने इसको एक सीने से देखना है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऊपर से देखता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ तो करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ टॉप से, तो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है ऑफ कोर्स इस तरीके से, राइट? ये जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है कन्वेंशनल ही आपने ड्रॉ करना है हमेशा, करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल होती है हमेशा। हम पहले पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो ये ऊपर मैं टॉप से इसको देख रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये वाली जो तीर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली तीर है, ओके? ये वाली तीर मैंने इधर ड्रॉ की है इस तरीके से, ये वाली तीर मैंने ये ड्रॉ की है, ये वाली तीर मैंने ये ड्रॉ की है और ये वाली तीर मैंने ये ड्रॉ की है, ओके? तो मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ। आपने जब भी किसी कंडक्टर को टॉप व्यू से देखा, आपने देखना है कि वहाँ पर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज़ करंट जा रहा है या फिर क्लॉकवाइज़ जा रहा है। अगर तो वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज़ तो फिर तो है वो नॉर्थ पोल, अगर तो वो जा रहा है क्लॉकवाइज़ तो फिर है साउथ पोल। रूल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास जा रहा है अ, ये हमारे पास यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज़ जा रहा है, मीन्स हमारे पास ये वाला नॉर्थ पोल है। अच्छा ये ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर मैंने गलती की है, ये रूल मेरे पास बिल्कुल ठीक है। मैं अभी जाकर चीज़ होती है कि आई थिंक मैंने राइट हैंड यहाँ पर जो विजुअलाइज़ मैंने करने की कोशिश करा था, मुझसे गलती हुई है। अगर हम दोबारा सोचें, मैंने अपनी राइट हैंड के अंगूठे को रखना है नीचे की तरफ, तो फिर मैं ये उंगलियाँ किस तरफ कर लूँगी? तो मैं अगर देखूँ तो हाँ, ये अंदर की तरफ कर होती हैं, यानी कि हमारे पास ये जो है ये हाँ, इधर से अंदर की तरफ इस तरह जा रहा है, इस तरह, यानी इधर से अंदर की तरफ जा रहा है। ये आप जब खुद से करेंगे तो आपको विजुअलाइज़ेशन होगी, यानी इधर ये इस तरह से था। तो ये माज़रत, ये मुझसे गलती हुई है। तो इस तरह से इधर भी अगर आप लोग लगाएँगे तो फिर अगेन इधर आपने अगर राइट हैंड रखना है, इस तरफ राइट हैंड रखना है, तो फिर हमारे पास ये इधर से इस तरह निकल रही है, इस तरह। तो फिर हमारे पास इधर ये हमारे पास फील्ड थी, मैंने गलत ड्रॉ की थी पहले। ओके, तो ये व्हाइट वाली जो मैंने दोबारा ड्रॉ किया, तो इस लिहाज से हमारे पास इस तरह से फील्ड निकलेंगी। ओके, तो ये मेरी गलती थी। एनीवेज़ टॉप वाला हमारे पास नॉर्थ है, यहाँ से फील्ड निकल रही है, नीचे वाला साउथ है और रूल लगा के आप लोग देखेंगे, यस यहाँ पर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज़ है, तो ऊपर वाला हमारे पास नॉर्थ है। और अगर मैं इसको नीचे से देख लूँ, तो अगर आप लोग देखें तो नीचे से हमारे पास जो है वो मैं इस एरो को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, तो ये हमारे पास निचली तरफ से, मैं इसको निचली तरफ से देख रहा हूँ, तो ये वाली एरो चली जाएगी टॉप पर, राइट? मैं इसको निचली तरफ से देख रहा हूँ। इस तरीके से हमारे पास हमारा करंट बन जाएगा, बिल्कुल अपोज़िट है उसके। दिस इज़ क्लॉकवाइज़, तो ये हमारे पास साउथ पोल है, निचली तरफ से हमारे पास साउथ पोल मौजूद है। ऑफ कोर्स अगर मैं करंट डायरेक्शन को उल्टा कर दूँ तो ये नॉर्थ साउथ जो है वो उल्टे हो जाएँगे हमारे पास। अच्छा, ये है हमारे पास लूप। सॉलिनॉइड बहुत ही सिंपल है। सॉलिनॉइड सिंपली आपके पास लूप्स हैं ढेर सारे। तो ये आपके पास एक जनरल डायग्राम है सॉलिनॉइड की, यानी कि आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट जो कॉइल्स हैं उनको आपने इस तरह से लगा दिया है। तो बुनियादी तौर पे यही आपका सॉलिनॉइड है। सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो आपके पास एक बार मैग्नेट के साथ रिज़ेम्बल करता है। एक तरफ से आपके पास जितना बार मैग्नेट के अंदर आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, आपके पास इस तरह से फील्ड्स जाती थी इसके अंदर और फिर यहाँ पर से आपके पास ये बाहर निकल रही होती थी। ओके, एक तरफ से नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ से साउथ पोल होगा। आप क्लॉकवाइज़ रूल के ज़रिए चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग रूल भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसका करंट दिखाऊँ तो यहाँ से ऑफ कोर्स इस तरह से जा रहा होगा। ओके, करंट इसका मैं सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये इसके बाहर वाला है। अक्सर इसके अंदर आपको कोई मेटल की रॉड भी नज़र आ सकती है। बट मेरे तौर पे अगर आपने इसके नॉर्थ साउथ पोल निकालना है तो उसका रूल बहुत ही सिंपल है। आपने इसको पकड़ना है, आपने समझना है कि आपने इसको पकड़ लिया है अपने राइट हैंड से। ओके, अपने राइट हैंड से पकड़ना है और अपनी उंगलियों को कर्ल करना है इस डायरेक्शन में। अगर अपनी उंगलियों को मैं इस डायरेक्शन में कर्ल करूँ तो ऑटोमैटिकली मेरा जो थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा, अगर मैं इस बाहर की तरफ वाली डायरेक्शन में करूँ तो मेरा जो थंब है वो ऑटोमैटिक इधर पॉइंट करता है। मीन्स नॉर्थ पोल यहाँ पर है हमारे पास और साउथ पोल हमारे पास इस तरफ है। तो इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। ओके, तो आपने इसको पकड़ा है और अपनी उंगलियों को कर्ल किया है इस डायरेक्शन में। जैसे ही आप अपने राइट हैंड से उंगलियों को कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ऑटोमैटिकली आपका थंब पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल आपके पास यहाँ है। तो नेक्स्ट सेशन में आपको कहते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा अगर आप अपना मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं और अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं करंट की। तो बिल्कुल आप अगर अपना मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। डायरेक्शन ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा आपके
वायर्स का रूल और है, सॉलिनॉइड्स का रूल और है। उसके मुताबिक आप जैसे ही अपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक एक्सपेरिमेंट बताएं जिससे हम लोग दिखा सकें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। अब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते थे, हमने तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते थे। ओके, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन क्या इसका उलट पॉसिबल है? हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारे पास मैग्नेट्स मौजूद है नॉर्मल, उनसे हम लोग क्या बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका हम लोग अभी मजीद डिटेल में नेक्स्ट सेशन में इसको मजीद से देखने वाले हैं, लेकिन होना सिर्फ ये है कि आपके पास एक लॉ है दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ आपको ये बताता है कि आपके पास जो आपके पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओके, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके पास एक करंट प्रोड्यूस करती है। पहले हम लोगों ने देखा जो आपके पास करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से अगर हम लोग अपनी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दें तो हमारे पास इंड्यूसेस एन ईएमएफ, यानी कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस करती है, ईएमएफ इंड्यूस करती है, हम लोग ये कहते हैं। ओके, हम लोग कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी ये जो है वो एक लूप है, हमें लूप ज़रूरी होगा क्योंकि करंट हमारे पास तब फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज हो। और यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेट मौजूद है। पहले तो इस मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, ये तो रुकी हुई है, राइट। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को हिलाऊं तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, और उससे हमारे पास इस वायर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, एक सोर्स इसके अंदर जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर देगा, हमारे पास इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। मेन हमारे पास लॉ ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग किसी को कहते हैं। अब इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। इसका सबसे जो बेसिक एक्सपेरिमेंट आमतौर पर किया जाता है वो ये होता है कि आप लोग एक कॉइल ऑफ वायर्स लेते हैं, एक बुनियादी पर सॉलिनॉइड लेते हैं, इसको नीचे से आप लोग लूप में कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक एमीटर लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर एक एमीटर के जैसे ही कोई करंट फ्लो करे तो आपको पता चल जाए। और यहाँ पर आप लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं और इसको इधर आप लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, या फिर आप इसको आगे रखते हैं और पीछे की तरफ मूव करते हैं। दोनों सूरतों में आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, बेशक कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, वो मसला नहीं है, बस चेंज लाएंगे आप लोग, तो आपके पास इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इसके बाद जो हमारे पास असल है वो है यूज द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अफेक्टेड बाय नंबर 1 द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और द रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास जैसे हम लोगों ने फैराडेज लॉ पढ़ लिया है कि जब भी हमारे पास एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम उसे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, बट फॉर इस ग्रेड के लिए हम लोग कहते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब भी हमारे पास चेंज होगी तो उससे हमारे पास प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, हम कहते हैं इंड्यूस, यानी उस वायर के अंदर आ जाएगा एक ईएमएफ। ओके, और ये ईएमएफ ऑफ कोर्स रिलेटेड होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी तेजी से वो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। इसके अलावा एक और दूसरी चीज़ पे भी रिलेटेड होगा। सबसे पहले हमारे पास तो ऑफ कोर्स ये इस चीज़ पर रिलेट करेगा कि हमारे पास जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास कितना है, उसका रेट कितना है, उसकी स्पीड कितनी है। ओके, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि उसकी हमारे पास स्पीड कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक लूप है और ये मेरे पास एक दूसरा लूप है, मैं सेम मैग्नेट लेता हूँ, मैं ये मैग्नेट लेता हूँ और मैं ये मैग्नेट लेता हूँ। ओके, सो मे बी इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, वो तो डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं इस मैग्नेट को अपनी फोर्स लगाकर मैं इधर मूव करूँ तो मैं इसके ऊपर एक मोशन लगाऊंगा, मैं इसके ऊपर मैकेनिकल एनर्जी अपनी लगाऊंगा इसके ऊपर, ये यहाँ पर मूव करेगा। ऑफ कोर्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक लूप है, तो यहाँ पर इस लूप के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या इस लूप के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो हमारे पास इसके अंदर एक ईएमएफ आएगी और हमारे पास इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। लेकिन अब हम लोग मानते हैं कि मैं इसके अंदर इसको जितनी मैं रेट यानी मैं मूव दोनों के केसेस में करूँगा, ए केस में और बी इस 1 और 2 केस में दोनों में मैं मूव करूँगा, लेकिन इसके अंदर वेरी फास्ट इसको मूव करता हूँ, बहुत तेज़ी से इधर ले आता हूँ और इधर मैं काफ़ी इसको स्लोली मूव करता हूँ, तो दोनों में फ़र्क होगा। इधर हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं करता कि चेंज कितनी होती है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि चेंज कितनी तेज़ी से होती है। इधर तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से थी, नॉर्थ से निकल रही है, इसको इतनी स्पीड से मैं यहाँ पर लाता हूँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास फील्ड लाइन्स चेंज होगी, ये वायर इस फील्ड लाइन को कट करेगी, राइट। फील्ड लाइन यहाँ पर आएंगी, पहले फील्ड लाइन इस तरह से थी आपके पास, जैसे ही आगे मूव करती है तो मे भी जब मैग्नेट हमारे पास आगे आ जाएगा, फील्ड लाइन इस तरह से हो गई है, तो फोर्स फील्ड लाइन को कट किया है। मतलब जनरली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इर्द गिर्द वो चेंज हुई है, बेशक वो कम हो या ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उससे हमारे पास इस चीज़ में मैटर नहीं करेगा करंट कितना है, मैटर करेगा कि बस वो चेंज हो, और जितनी वो फास्ट चेंज होगी या इसका रेट जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट उसी वक्त खत्म हो जाएगा जैसे ही हमारे पास जो चेंज है वो खत्म होगा। ओके, तो अगर आप लोग देखें तो इन दोनों के अंदर मैं एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पुट करूँगा। ओके, इधर भी मैं मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सेम पुट करूँगा और इधर भी मैं मैकेनिकल एनर्जी सेम पुट करूँगा, तो फिर यहाँ पर तो ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या एनर्जी की कंजर्वेशन में मसला नहीं, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी तो सेम पुट करना है, मैंने तो इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, मैं इसको फास्ट लेके जाऊँ तो ऐसा नहीं कि मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, फास्ट लेके जाऊँ तो काम जल्दी खत्म हो जाता है, हो सकता है मैं इसको सिर्फ 2 सेकंड में ले जाऊँ, मैं 5 सेकंड में लेके जाऊँ, तो ओवरऑल हमारे पास जो वर्क मैं इस पर कर रहा हूँ वो एक्जैक्टली सेम रहता है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है और सेम फोर्स से मैं उसको लेकर जाता हूँ। तो इस वजह से मैकेनिकल एनर्जी तो मैं सेम पुट करता हूँ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दोनों में सेम होगी, क्योंकि अगर इधर हमारे पास ईएमएफ ज़्यादा है, मे बी ईएमएफ जैसे एग्जाम्पल 10 वोल्ट्स की है, लेकिन हो सकता है ये जो हमारे पास करंट है ओनली फॉर 2 सेकंड्स हो, राइट, 2 सेकंड्स के लिए होगा, क्योंकि मैं इसको 2 सेकंड में लेके गया हूँ, फिर हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इधर मान लेते हैं ईएमएफ मेरे पास काफ़ी कम है, ओके, मे बी मेरे पास ईएमएफ जो है वो 5 वोल्ट्स है। ओके, तो मैं मानता हूँ कि ये 4 सेकंड्स है ताकि मैं प्रोपोर्शन बना सकूँ, तो मे बी ये 5 वोल्ट्स है, लेकिन ये हमारे पास चल जाएगा 4 सेकंड्स के लिए, तो हमारा जो एनर्जी है अब वो हमारे पास एक्जैक्टली सेम होगी। एनर्जी हमारे पास एक्जैक्टली सेम होगी जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। एनर्जी का आपको फॉर्मुला बताइए, दैट इज वी आई और वी आई डॉट टी, जैसे हमने बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मुला। तो ऑफकोर्स करंट ओवरऑल हमारे पास सेम ही होगा, क्योंकि करंट यहाँ पर 10 वोल्ट है, लेकिन वो कम टाइम के लिए, यहाँ पर 5 वोल्ट ज़्यादा टाइम का है, तो करंट तो सेम होगा, लेकिन जितना वोल्टेज यहाँ कम होगा यहाँ पर कम होगा, उतना टाइम यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। ओके, बट जो ईएमएफ है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आपके पास
आप जो आपका रेट है वो कितना फास्ट है। नंबर सेकंड चीज़ एक और भी है और वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। जी हाँ, अगर आप दोनों बारी सेम स्पीड से भी लेकर आएँ, लेकिन अगर उस कॉइल के अंदर टर्न्स ज़्यादा हैं, यानी लूप्स ज़्यादा हैं, तो और ज़्यादा हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास बी फैक्टर है, ये 2 फैक्टर्स ही होते हैं और कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। कि मेरे पास मैंने इसके अंदर कई सारी कॉइल्स बनाई हुई हैं, ओके? यानी कि ये जो है मेरा मतलब मैंने इस तरह से इसको बनाया हुआ है। तो ये अगेन मेरे पास एक लूप है, लेकिन यहाँ पर कई सारी मेरे पास कॉइल्स हैं और इधर मेरे पास सिर्फ़ एक कॉइल है। मेरे पास सिर्फ़ एक कॉइल है, समथिंग लाइक दैट। जब मैं इधर एक मैग्नेट को लेकर आऊँगा, तो इधर मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है वो सेम स्पीड से लेकर आऊँगा, तो मैं सेम रेट पर इन दोनों को लेकर आऊँगा। रेट को मैंने कांस्टेंट कर दिया है। लेकिन तब भी इसके अंदर जो ईएमएफ है वो ज़्यादा इंड्यूस होगा और इसके अंदर जो हमारे पास ईएमएफ है वो कम इंड्यूस होगा, ओके? तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास कॉइल्स कितनी हैं। अब इस चीज़ पर ये क्यों डिपेंड करता है, तो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा आपके पास कॉइल्स होती जा रही हैं, हर कॉइल के अंदर-अंदर एक कॉइल जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो तो रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, वो तो सिर्फ़ अपने इर्द-गिर्द देखेगा। तो एज़ अ होल इधर हमारे पास जो है ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो इसी वजह से जितनी ज़्यादा कॉइल्स होती हैं, उतनी ज़्यादा आप लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक्चुअली में ज़्यादा होगी, ओके? इधर एनर्जी भी हमारे पास ज़्यादा होगी। पिछली बारी तो एनर्जी सेम थी, क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पुट की है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यही हमारे पास कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, उस एनर्जी को निकालना, मैकेनिकल एनर्जी को 2 पार्ट्स होंगे। एक तो वो जो यहाँ से लेके जाने में हुआ है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी लगेगी, वो हम एक्चुअली में देखेंगे कैसे। लेकिन वो एक्स्ट्रा भी हमारे पास लगेगी, हमें थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अगर तो ये कॉइल ना होती, अगर ये कॉइल ना होती और हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, हम बड़ी आसानी से ले जाते हैं। आप देखेंगे जब आप एक कॉइल रख देते हैं, तो इसको लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी आप लगा रहे होते हैं करंट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी सेम तरीके से अब हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हमारे पास ज़्यादा होगी, ओके? क्योंकि हमारा ईएमएफ इंड्यूस जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, जबकि रेट सेम है तो टाइम सेम होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर मैं मैग्नेट को सेम डिस्टेंस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस लेके जा रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं सेम मैकेनिकल एनर्जी पुट कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे है? तो यहाँ पर इसका रीज़न ये है, मैं यहाँ पर जब मैकेनिकल एनर्जी पुट करूँगा तो एक्चुअली में ज़्यादा होगी और यहाँ पर जब मैं मैकेनिकल एनर्जी पुट करूँगा एक्चुअली में कम होगी। कैसे? जब आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोग जब ढेर सारी कॉइल्स लेंगे और इस मैग्नेट को आगे मूव करेंगे, इस मैग्नेट को आगे मूव करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे आप किसी चीज़ को बहुत मुश्किल से किसी बहुत हैवी पत्थर को धक्का दे रहे हैं, आपको पता चलेगा आपसे इसको आगे धक्का ही नहीं लगाया जाएगा। ऐसे ही होगा। हालाँकि आप मैग्नेट को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें, लेकिन इस वायर ने इसको रेजिस्टेंस देगी और इसको आगे ट्रैवल नहीं करने देगी, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे उस लॉ को। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हम बड़ी ईज़िली इसको आगे ट्रैवल कर देंगे। तो इसके अंदर एक्चुअल में मैकेनिकल एनर्जी सेम डिस्टेंस के लिए हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, इधर हमें कम देनी पड़ेगी। मैकेनिकल एनर्जी है मोशन की एनर्जी जो हमें पुट करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसको लेके जाना मुश्किल होगा, इसको लेके जाना आसान होगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल फिर करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके, तो जनरली हमारे पास इतनी ताकत होती है, हम इसको खुद हाथ से धक्का नहीं देते, हमारे पास मशीन्स होती हैं, तो वो इसको इधर भी धक्का दे देती हैं और फिर हम लोग ज़्यादा अपना करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके पास ईएमएफ डिपेंड करेगी, ओके? इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करेगी। नंबर 1 है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। और हाँ, इसी चीज़ को आप लोग कह सकते हैं, ये दोनों सेम है और लगाया है, दोनों सेम चीज़ें हैं। द रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि जब आपके पास जो अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो जो आपकी वायर है या जो भी लूप है, वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करेगा, राइट? क्योंकि यहाँ से वो कट होके जाएँगी, इसके अंदर से गुजरेंगी। तो वो मतलब उसका रेट हो या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने का रेट हो, उसकी स्पीड, मतलब वो दोनों सेम चीज़ें ही हैं। और फिर सेकंड फैक्टर ये भी है नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, कि उस कॉइल के अंदर कितनी टर्न्स हैं टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम। तो ये आपको मतलब इस बारे में पता होना चाहिए, बाकी आप इसको फिर यूज़ कर सकेंगे। हम देखेंगे भी कि न्यूमेरिकल्स में क्या हम इसको एप्लीकेशन देख सकते हैं। यूज़ द फैक्ट दैट द इफेक्ट ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ टू अपोज़ द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। अब तक हमने ये देख लिया है और इसको ये जो हमने पढ़ने लगे हैं इसको लेंज़ेस लॉ कहते हैं। अब तक हमने ये देख लिया है कि हम लोग जब एक चेंज करेंगे अपने मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो वो हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो ईएमएफ डिपेंड करेगी हमारी नंबर ऑफ कॉइल्स पर। लूप सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, बस एक कंप्लीट लूप होना चाहिए और वो डिपेंड करेंगी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। बस इसके अलावा हमने अभी तक एक चीज़ नहीं देखी और वो ये है कि जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब बुनियादी तौर पर जो हमारे पास करंट होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, सर्कुलर है, जो भी है, और इसके अंदर से मान लेते हैं ये मेरे पास फ्लक्स जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि अभी तो ये स्टडी है, यानी कि ये मेरे पास ऑफ कोर्स नीचे एक मैग्नेट होगा, यहाँ एक एन होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ नॉर्थ पोल है, ऊपर एक साउथ पोल है। क्लियरली हमारे पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है, हो सकता है ऊपर एक साउथ पोल नहीं, खाली नॉर्थ पोल है, तभी हमारे पास इस तरह जा रही है। बट एनीवेज ये तो हमारे पास सिंपली एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इसके अंदर से गुजर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अंदर से गुजर रही है। मान लेते हैं कि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूँ और इन दिस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं इसको डिक्रीज भी कर सकता हूँ, मैंने बस कोई चेंज लाना है, ओके? तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये यहाँ पर मैंने सेम चीज़ें की हैं, एक ही तरीके से मैंने ये तकरीबन चेंज किया है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये दोनों सेम सिनेरियोज़ हैं, यानी मैंने एक ही चेंज की है अपनी ईएमएफ अपनी फ्लक्स के अंदर, फ्लक्स का वैसे ये साइन होता है फाई। यहाँ पर मैंने चेंज इसका हम बी लिख देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का है, मैंने इसमें एक चेंज कर दी है मैग्नेटिक फ्लक्स में और सेम है दोनों में। लेकिन इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो करंट फ्लो करेगा इधर, राइट? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे और हमारे पास 2 डायरेक्शन, जब भी हम लूप्स की बात करते हैं तो 2 डायरेक्शंस होती हैं। एक डायरेक्शन है जिसमें घड़ी चलती है, वो ये वाली है, राइट? घड़ी की अगर सुई यहाँ है तो वो इस तरह चलती है, दिस इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज़। और हमारे पास एक दूसरी है जो इस तरह चलेगी किसी भी लूप के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड काउंटर क्लॉकवाइज़, यानी क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज़ जा रहा है, राइट? जो करंट जो है वो इस तरह से जा रहा है, तो मतलब करंट या तो इस तरह जाएगा या फिर करंट इसके उल्टा सिम में चल सकता है। ईएमएफ हमारे पास सेम होगी क्योंकि हमारे पास सेम चेंज है और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर रेट भी सेम है, ओके? यहाँ पर मेरे पास रेट भी सेम है, लूप ऑफ कोर्स सेम ही है, एक ही लूप है। लेकिन करंट तो दोनों तरफ चल सकता है, ईएमएफ सेम हो, लेकिन ईएमएफ का साइन तो डिफरेंट हो सकता है, ईएमएफ की डायरेक्शन तो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि करंट तो एक डायरेक्शन में चलता है। तो करंट इस तरफ चलेगा या फिर इस तरफ चलेगा, मतलब कन्वेंशनल नहीं है, एक्चुअल है, जो भी है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली में कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ, कि जो मैं कह रहा हूँ करंट इस तरह चलेगा, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, बल्कि आपको जैसे पता है पिछले चैप्टर से मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। और इधर भी जब करंट इस तरह से चलेगा, मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो क्या करंट हमारे पास क्लॉकवाइज़ चलेगा, यानी इस तरह से, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज़ चलेगा इस तरह से? इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज़ चलेगा या फिर क्लॉकवाइज़ चलेगा?
तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थ्रू लेंसेज लॉ। अब हम लोग खुद से सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इन दोनों सिनेरियोज़ में क्या हो सकता है और लेंसेज लॉ को आपको एट दिस स्टेज इसका कोई इस तरह का हमारे पास प्रूफ नहीं है, बस हमें मतलब फॉर दिस टाइमिंग हमें इसको याद ही करना पड़ता है और ये बहुत सिंपल सा लॉ है हमारे पास, क्योंकि अभी के लिए इस ग्रेड पर हम इसको प्रूफ नहीं करते हैं। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ थोड़ी लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास होगा क्या। तो मान लेते हैं हमारे पास ये सिनेरियो है, ओके, टॉप वाला, कि हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो करंट जाता है। तो इस केस में क्या होगा? हमें पता है कि करंट जब एक वायर से गुजरता है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने देखा था। और हमें पता है कि मैं अगर इस वाली जगह को देखूँ, इस वाली वायर के हिस्से को देखूँ, ये स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर के अंदर जब भी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे पता हो तो मैं उसके गिर्द की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बता सकता हूँ। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड थी मैग्नेट की वजह से। यहाँ पर हमारे पास जैसे ही करंट घूमेगा, अगर मान लेते हैं इस तरह चलता है, तो हमारे पास मुझे पता है कि मैं अपने राइट हैंड रूल से निकाल सकता हूँ कि हमारे पास किस तरफ जो है वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं अगर अपना राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को नहीं, इस डायरेक्शन में रखूँ उसके थंब को, तो ऑटोमेटिकली उंगलियाँ इस तरफ घूमेंगी, उस तरफ नहीं घूमेंगी। तो अगर मैं आप इसको खुद से विजुलाइज कर सकते हैं तो हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, राइट। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में नहीं होगी। यानी जैसे इस तरह से बाहर निकल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से कर्ल करेंगी। अच्छा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकल रही है। अगर मैं किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ले लूँ, फॉर एग्जांपल इस पर, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है, मतलब इस पॉइंट पर मैं स्ट्रेट ले रहा हूँ, तो वो टेंजेंशियल होती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है किसी पॉइंट पर, ऑफ कोर्स हमारे पास टेंजेंशियल, यानी इस पॉइंट पर इस तरफ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर इस तरफ है। ऑफ कोर्स एक सर्कल में हमेशा जो पॉइंट पे डायरेक्शन है वेक्टर की, वो टेंजेंशियल होती है। तो इस केस में हमारे पास जो डायरेक्शन होगी फ्लक्स की, वो इस तरह होगी, वो इस तरह इसके अंदर ऐड हो रही है। यानी हमारे पास जो चेंज था, हमारे पास चेंज भी पहले इंक्रीज ही था, मैंने इसके अंदर चेंज किया है, वो ये मज़ीद चेंज करा है। यानी मैंने चेंज किया, उससे करंट प्रोड्यूस हुआ, उसने मज़ीद सेम चेंज किया, यानी बढ़ाया ही है, इसको कम नहीं किया है, उस चेंज को मज़ीद जो है वो प्रमोट करा है। इससे क्या होगा? तो ये तो इस करंट ने दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, मतलब मज़ीद उस चेंज को प्रमोट कर दिया है। तो इससे तो एक मज़ीद हमारे पास करंट इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ, एक और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, एक डबल ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन वो डबल ईएमएफ भी फिर से हमारे पास जो है वो करंट बढ़ा देगी और फिर एक ट्रिपल ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास इन्फिनिटली इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। अगर ये सिनेरियो हो तो ओके, हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिट करंट आ जाएगा। हम ये खुद से चीज़ सोच सकते हैं कि अगर हम लोग हमारी जो जो हमारे पास करंट है वो इस तरह से प्रोड्यूस हो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है कि चेंज मज़ीद बढ़ता जा रहा है, तो फिर तो सारी ज़िंदगी इसके अंदर करंट चलता रहेगा, क्योंकि चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। यहाँ पर तो एनर्जी क्रिएट हो रही है, इन्फिनिट काम चल पड़ा है, तो ऐसे तो नहीं होगा। ओके, इसके बजाय अगर मैं इस तरह से करूँ, इसको मैं क्लॉकवाइज लेकर जाऊँ, तो फिर क्या होगा? अगर मैं फिर से अपना राइट हैंड को इस तरह से रखता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि हमारी उँगलियाँ ऑफ कोर्स पिछली तरफ जो है वो घूमेंगी। यहाँ पर ड्रॉ करने से मुश्किल है, आप खुद इसको समझ सकते हैं। तो उँगलियाँ आप अगर रख के भी देखें तो वो इस तरफ घूमेंगी। यानी कि अब हमारे पास उल्टी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैं अगर इधर इसका टेंजेंशियल ड्रॉ करूँ तो वो नीचे जाएगा। मैं अगर इधर फॉर एग्जाम्पल टेंजेंशियल ड्रॉ करूँ तो वो नीचे जाएगा। यानी कि अब दूसरे सिनेरियो में हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है ड्यू टू द करंट वायर, वो ऑपोजिट है चेंज के। जब मैंने इसको इंक्रीज़ किया तो ये डिक्रीज़ कर रहा है और हमें यही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पास जो करंट है वो अपने आप को अपोज़ करने लगेगा। यानी कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो जो चेंज थी उसको अपोज़ करेगी। यानी हमारे लिए चेंज करना मुश्किल होगा और ऑफ कोर्स फिर ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। हमारे पास इन्फिनिट एनर्जी नहीं होगी। होगा भी ऐसे ही, ये लॉजिक हमें समझ आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लॉ है, ये भी हमें यही कहता है कि जो इफेक्ट है करंट के प्रोड्यूस होने का, वो इस डायरेक्शन में होता है, करंट उस डायरेक्शन में होगा जिससे हमारे पास जो चेंज जिसने इसको प्रोड्यूस किया था, उसके ऑपोजिट हो। ओके, ये इसी को हम लेंग्वेज लॉ कहते हैं। करंट करंट की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट हो उस चेंज इन फ्लक्स के। यानी कि इसका मतलब बुनियादी तौर पर सिंपली ये है, मेरे पास एक लूप था और मेरे पास एक ये मैग्नेट था, ओके, मेरे पास एक मैग्नेट था। मैं इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करता हूँ। तो मान लेते हैं मैं डालता हूँ 4 जूल्स ऑफ एनर्जी। अभी मैं कोई कॉइल नहीं लाया हूँ, लेकिन अब मैं ले आऊँगा एक कॉइल। तो अब मैंने मैग्नेट को सेम जगह पे ए से बी पर ही लेके जाना है। अब मुझे इसके अंदर कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी? 4 जूल्स मैंने सिर्फ एक असम्पशन ली है। तो अब हो सकता है मुझे इसके अंदर 6 जूल्स एनर्जी डालना पड़े, क्योंकि मेरे पास 2 जूल्स एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। जी हाँ, पहले जब ये कॉइल नहीं थी, इसको यहाँ से यहाँ मूव करना बहुत आसान था। अब इसको यहाँ से यहाँ मूव करना मुश्किल हो गया है और ये हमें थोड़ा अजीब-सी बात लगेगी कि हमने कॉइल ऐड की है जिसको टच नहीं करे, लेकिन फिर भी इसको मूव करना मुश्किल हो गया। लेकिन ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम इसको इस तरह मूव करना शुरू करते हैं, इधर एक करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। वो करंट एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा जो इस मैग्नेट को अपोज़ करेगी, यानी इस मैग्नेट को रिपेल करेगी, या जो चेंज है हमारे पास उसको अपोज़ करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो इससे इसको इधर मूव करना, इसको धक्का लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था, जब आप लोग मल्टीपल कॉइल्स रखेंगे तो फिर हर तरफ से करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो और आपके लिए इसको यहाँ से यहाँ मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आपके पास ओवरऑल ईएमएफ भी बढ़ जाता है। तो लेंथेज आपको सिर्फ ये कहता है कि आपके पास जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन वो वाली होगी जिस डायरेक्शन में वो हमारे पास उल्टा हो, जो जो डायरेक्शन हमारे पास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे जो कि चेंज इन फ्लक्स के ऑपोजिट हो। अगर हमारे पास फ्लक्स इंक्रीज हुई है, ओके, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करे वो फ्लक्स को करे डिक्रीज, ओके, ओवरऑल फ्लक्स को, क्योंकि यहाँ पर ये ओवरऑल फ्लक्स के अंदर ऐड होगी, यहाँ पर ये इसको माइनस करेगी। और यहाँ पर अगर हम लोग फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि दोनों तरीकों से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, रेट से, तो फिर हमारे पास ऐसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करे। यानी कि जो काम हम करना चाहते हैं, अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इनिशियल, हम इसको कम करने की कोशिश करें, करंट को वापस ऊपर करने की कोशिश करें, हम लोग इसको बढ़ाने की कोशिश करें, करंट इसको कम करने की कोशिश करें, यानी करंट इस चीज़ को रेजिस्ट करे। यानी हमारे लिए एक लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करना मुश्किल होता जाए। जितने हम ज़्यादा लूप ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग उसके अंदर करंट इंड्यूस करेंगे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस मिलेगी उसको करने से। एनीवेज, दिस इज अ वेरी सिंपल लॉ। ये हमारे पास जो इफेक्ट होगा करंट प्रोड्यूस करने करंट हमारे पास जो इफेक्ट होगा करंट का जो कि प्रोड्यूस होगा इंड्यूस ईएमएफ से, वो अपोज करेगा उस चेंज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, उस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। अब मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा कि फैराडेज लॉ से हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला कैसा निकलता है। अगर आप लोग फैराडेज लॉ को डिटेल में पढ़ें तो आपको जो ईएमएफ का फॉर्मूला आता है जो इंड्यूस होगी एक लूप के अंदर, वो आपका फॉर्मूला होता है नेगेटिव एन
आपके पास होगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपके पास क्या है? तो ये आपके पास बुनियादी तौर पर आपका ईएमएफ का फॉर्मूला है, जो ईएमएफ आपके पास इंड्यूस होती है एक वायर के अंदर, एक लूप के अंदर, जब आप अपने मैग्नेट को आगे पीछे लेके जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो आपके पास उस ईएमएफ का फॉर्मूला इस तरह से, हम इसकी मजीद डिटेल में हरगिज़ नहीं जा रहे हैं, मैं बस आपको यहाँ से आइडिया देना चाहता हूँ कि ये निकला कहाँ से। अगर आप लोग देखें एन इज द नंबर ऑफ कॉइल, तो हमें पता है जितनी नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा होती है हमारे पास ईएमएफ भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पास ईएमएफ के साथ बिल्कुल एन मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय द टाइम, यानी जितनी स्पीड से हमें पता है जो स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू मतलब डी बाई टी होता है। तो हमारे पास किसी भी चीज़ का जो रेट निकालना है उसको हम डिवाइडेड बाई टी करते हैं। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और दूसरा फैक्टर, ये दो फैक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ आप लोग एक नेगेटिव साइन भी देखना है। क्या आप बता सकते हैं ये नेगेटिव साइन किस चीज़ का है? तो ये नेगेटिव साइन है आपके पास डायरेक्शन, जो कि उल्टी होगी कंपेयर टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। तो ओवरऑल फैराडेज लॉ है, लेकिन माइनस साइन लेंज़ लॉ से आता है। Describe how AC generators work, rotating coil or rotating magnet setup, and the use of slip rings and brushes where needed। हम लोग अब बात करेंगे एसी जनरेटर्स के बारे में। हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर अब डिटेल से देख लिया है वोल्टेज और करंट को। हमें पता है करंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग करंट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो इसका एक तरीका तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखा था। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग यूज़ करते थे बैटरीज़ को। अब बैटरीज़ के अंदर क्या होता था कि हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे करंट प्रोड्यूस करने के लिए। ये नॉर्मल एवरीडे लाइफ में तो ठीक है, जहाँ पर हमारे पास हमने स्टोर करना है करंट को। लेकिन क्या जो हमारे पास हमारी पूरी सिटीज़ हैं उनको हम बैटरी से करंट प्रोवाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई और तरीका चाहिए। और हमारा ये तरीका हमारे पास हम लोग अब हमारे पास हमारे लिए काफ़ी आसानी है, क्योंकि अब हमारे पास फैराडेज़ लॉ है। और इसको हम लोग यूज़ करके अपने मोशन को या अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग कहीं से भी किसी चीज़ को बुनियादी तौर पे उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी पुट करेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देंगे। बेशक हम उसको खुद धक्का लगाते हैं या हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक पंखा है और उसके ऊपर हम लोग पानी मारते हैं, तो ऑफ कोर्स एक मैकेनिकल एनर्जी से वो घूमेगा। इससे हम लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेज़ जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करंट प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं जनरेटर्स। इसकी एक बहुत ही सिंपल किस्म तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हम लोग एक मैग्नेट को लाते थे एक वायर के अंदर, तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पुट करते थे, तो उस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता था, जिसकी डायरेक्शन वगैरह का आप सबको पता ही है लेंज़ लॉ के थ्रू। तो हम लोग एक किस्म का छोटा जनरेटर बना चुके हैं। हालाँकि इस जनरेटर से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत इसके अंदर बहुत कम एनर्जी है। हम लोग अपने हाथों से बहुत कम एनर्जी लगाते हैं, इससे इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हमें बहुत मैसिव तरीका चाहिए होगा और हमें एक फुल सेटअप चाहिए होगा, क्योंकि इससे हम लोग क्या कर लेंगे, इससे हम लोग सिर्फ एक लूप के अंदर एनर्जी ला रहे हैं। हमें फुल सेटअप चाहिए होगा जिसके थ्रू हम लोग इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो इसके लिए हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इधर कॉल्ड जनरेटर्स। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरेटर्स होते हैं एसी। हमें पता है करंट दो तरीकों का होता है, डीसी या एसी। पहले हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट, जो अपनी डायरेक्शंस बार-बार चेंज करता है पीरियडिकली। हमारे पास जो मेजॉरिटी जनरेटर्स होते हैं वो एसी होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे जनरेटर का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह बनता है कि हमारे पास करंट एसी हो। और ये एक रीज़न है कि क्यों हमारे घरों में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग है। इसका एक और रीज़न ट्रांसफार्मर्स का है, जिसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक और रीज़न ये है, जनरेटर आमतौर पर जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो होता ही अल्टरनेटिंग है। इसको हम लोग कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं डायरेक्ट करंट में, एक मतलब और मैकेनिज्म के थ्रू, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ एसी जनरेटर्स को देखना है। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे कॉमन सेटअप है वो है हमारे पास द रोटेटिंग कॉइल सेटअप। अब हम लोग फैराडेज़ लॉ और लेंज़ेज़ लॉ का इस्तेमाल करके एक किस्म का फैराडेज़ लॉ और लेंज़ेज़ लॉ को अप्लाई करके हम लोग एक जनरेटर प्रोड्यूस करने लगे हैं और मोशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला सेटअप है इसके अंदर रोटेटिंग कॉइल सेटअप। तो ये हमारे पास सेटअप होगा रोटेटिंग कॉइल का। इस तरीके से हमारे पास सेटअप होता है इस जनरेटर का। हम अभी इसको देखते हैं कि हमारे पास ये वर्क कैसे करेगा। तो होगा ये कि हमारे पास इन मोस्ट केसेस एक टरबाइन होता है, टरबाइन यानी बुनियादी तौर पर एक पंखा होता है और इसको हम किसी भी तरीके से घुमाते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका है, हम इसको खुद घुमाएं, हम ऐसा नहीं करते। हम लोग इसके ऊपर फॉर एग्जांपल बहुत हैवी प्रेशर से पानी डालते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत स्पीड से घुमाना है। जितना हम लोग स्पीड से घुमाएंगे, तो आपको पता है जितना रेट हमारे पास ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उतनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ ऊपर फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर जो है वो पानी मारते हैं, या हम लोगों के पास विंड टरबाइन होते हैं, हम लोग हवा से इसको चलाते हैं। तो किसी भी तरीके से हम लोगों ने मोशन को कन्वर्ट, हमें कोई मोशन चाहिए, कोई चीज़ हिलनी चाहिए, उससे हम लोगों ने बिजली बनानी है। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फैराडेज़ लॉ को, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग अपने उस मोशन से अपने फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो हम लोग अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो हम लोग मोस्ट केसेस में अपने पास एक टरबाइन लेंगे और उस टरबाइन के अंदर हम लोग एक कॉइल लगा देंगे, और उस कॉइल को मैंने यहाँ शो किया है। ओके, तो ये मैंने उसके अंदर टरबाइन के अंदर वाला हिस्सा दिखाया है, उसके अंदर हमारे पास नॉर्मल इस तरह का सेटअप होता है। हमारे पास ये कॉइल होती है, यानी एक लूप है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर हमारे पास करंट इंड्यूस होगा और ये लूप ऑफ कोर्स पीछे से जो है वो क्लोज है, यानी कि यहाँ से पीछे से ये फुल एक सर्किट बनेगा। यहाँ पर हमने डॉट्स लगा देंगे। सर्किट अक्सर बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये वो तारें हैं जो आपके घर तक करंट ला रही हैं। यहाँ पर आपके पास एक लूप होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड रन कर रही होती है। हम लोग तमाम प्रोसीजर देखने वाले हैं कैसे हमारे पास जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है इस रोटेटिंग कॉइल सेट में। हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो आ चुकी है इधर। बीच में हमारे पास एक कॉइल है। जैसे ही पंखा घूमेगा तो ये कॉइल घूमेंगी, इधर से हम लोग अपनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे। कॉइल घूमेंगी तो क्या होगा? कॉइल घूमेंगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और वो चूंकि काफ़ी स्पीड से होता है, काफ़ी हद तक हम लोग बिजली प्रोड्यूस कर सकेंगे। ऑफ कोर्स उसका हमने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, जिसको हम देखने वाले हैं। तो होगा ये ऑफ कोर्स हमारे पास कॉइल है, इसको आमतौर पर नाम भी दिया जाता है। मतलब ये तो आप अपनी मर्जी से इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले को कहता हूँ ए बी, ये ए बी लाइन है, इसको मैं कहता हूँ सी। ओके, तो ये वाली मेरे पास बी सी है और इसको मैं कहता हूँ डी। तो ये मेरे पास एक कोना है और ये मेरे पास कॉइल है, जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। हमारे पास ये कॉइल घूमेगी तो ऑफ कोर्स ए बी वाला जो पार्ट है ये ऊपर होगा। ओके, हमारे पास इसको एक ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स लगेगी, इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, क्योंकि ये घूमने वाला है इस तरीके से। टॉर्क जो मैं मान रहा हूँ इस तरीके से घूमने वाला है। ओके, मतलब आप इस तरीके से मानेंगे तो उसका वो भी करंट प्रोड्यूस करेगा। मैं मानता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज हमारे पास ये कॉइल घूम रही है। तो मानते हैं कि इसको ऊपर की तरफ हमारे पास एक फोर्स लगती है, तो हमारे पास इधर करंट किस तरफ इंड्यूस होगा? तो ऑफ कोर्स हम लोगों के पास यहाँ पर करंट उस जगह पर इंड्यूस होगा
जहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स चेंज होगा, यानी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका फ्लक्स होगा, जहाँ वो जो चेंज होगा उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो उसके अपोजिंग डायरेक्शन में हमारे पास करंट होगा। लेकिन उसकी डिटेल में जाने के बजाय हम एक बहुत सिंपल रूल के बजाय रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उसके साथ हमने इसको कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या इसको जनरेटर रूल भी कहा जाता है। ये रूल आप लोगों ने तब यूज़ करना है, सिंपली आपने इसको याद रखना है, बहुत ईजी रूल है। आप लोगों ने इसको तब यूज़ करना है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल हमें पता है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस तरफ रन कर रही है। आपको आपकी फोर्स की डायरेक्शन पता है, हमें पता है कि इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, क्योंकि इसने इस तरह से घूमना है। जब भी कोई चीज़ इस तरह से घूमती है तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमने पढ़ाई था 9th में, एक फोर्स इधर लगेगी और इसको नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, राइट, तो फिर ये घूमेगा। तो हमारे पास फोर्स का भी हमें पता है और हमने निकालना हो करंट की डायरेक्शन की। ऐसे केस में हमारे पास जो करंट है वो किस तरफ होगा, तो हम लोग फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास कोई चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है। राइट हैंड रूल बहुत ही सिंपल है। आपने अपने थंब को लेना है, ये आपके पास आपने पॉइंट करना है टुवर्ड्स दी फोर्स, जिस तरफ आपके पास फोर्स लगेगी उस तरफ, और उसके बाद सेकंड जो आपके पास फिंगर होगी राइट आफ्टर द थंब, इसको हमने पॉइंट करना है टुवर्ड्स द बी, और यहाँ पर बीच में हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी हमने इसको खोल के रखना है। ओके, और फिर जो तीसरी आपकी उंगली होगी, बाकी उंगली ऑफ कोर्स आपकी जो है वो क्लोज होंगी। तीसरी उंगली को ऑफ कोर्स तीसरी उंगली को यहाँ पर मतलब 3D के अंदर विजुअलाइज कराना पड़ेगा मुझे। लेकिन जो दूसरी फिंगर है आपने उसको इस तरफ खोलना है। ओके, आपने उसको इस तरह से खोलना है, यहाँ पर आपके पास दोनों फिंगर्स जो हैं वो बंद होंगी। ओके, मैं वो इफेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। समथिंग लाइक दिस। तो बुनियादी तौर पर हमें थंब अपना पॉइंट करना है टॉप, और थंब अपना पॉइंट करना है टुवर्ड्स द फोर्स, और सेकंड फिंगर आपने पॉइंट करनी है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। जो आपकी तीसरी फिंगर होगी और आपने इसको अपनी तरफ स्क्रीन की तरफ पॉइंट करना है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आपको डायरेक्शन बताएगी कि आपका करंट किस तरफ है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, थंब आपका है फोर्स की तरफ, ये वाली जो आपकी फिंगर है दिस इज टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और जो तीसरी फिंगर होगी आपके पास इधर इस तरह से सामने की तरफ, ये आपको बताएगा आपकी करंट की डायरेक्शन। ओके, तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फोर्स है टॉप पर और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस तरह से, तो हम लोग अपनी फिंगर्स को इस तरह से रखते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को नहीं। अगर आप लोग अपनी फिंगर्स को इस तरह से रखेंगे, आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग खुद ब खुद देखेंगे आपका करंट जो है वो आपके पास इस तरफ आएगा। ओके, तो ये यहाँ पर बनाना मुश्किल है, लेकिन आपका करंट आप लोग इसको करके देखेंगे तो इस तरफ आता है, इस तरफ आपकी उंगली जा रही होगी। ओके, यानी कि यहाँ पर फॉर दिस सेटअप हमें पता है कि जब भी हमारे पास फोर्स लगेगी अप, तो हमारे पास करंट जाता है इनटू द स्क्रीन। ओके, इनटू स्क्रीन, यानी कि ये मतलब मैं अगर इसको सामने से देखूँ तो अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू स्क्रीन। ओके, और ऑफ कोर्स इधर हमारे पास लगेगा डाउनवर्ड फोर्स, तो इधर हमारे पास करंट किधर होगा, तो वैसे हम लोग खुद ब खुद बता सकते हैं वो इस तरफ होगा, क्योंकि लूप कंप्लीट होना है हमारे पास करंट का। लेकिन हम लोग यहाँ से अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं, तब भी हम अगर हम लोग अपनी फिंगर को नीचे पॉइंट करें, थंब को नीचे पॉइंट करें, लेकिन अपनी जो सेकंड फिंगर है उसको इस तरफ पॉइंट करें, थंब इस तरफ हो, सेकंड फिंगर इस तरफ हो, तो ऑटोमेटिकली जो तीसरी फिंगर है वो बस इस तरफ आएगी। ओके, आप लोग इसको अगर करके भी देखेंगे, थंब नीचे और आपकी सेकंड फिंगर इस तरफ, तो आपके पास आपका जो करंट है वो इधर आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा, यानी कि इस तरह से आपका करंट होगा इधर, तो ऑफकोर्स फुल आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास करंट इधर फ्लो करेगा, तो ये आपको इस तरीके से आपको इधर भी आप लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। इधर एक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, ओके, फोर्सेस सिर्फ इधर लग रही हैं, यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारे पास करंट जो है वो कंप्लीट होगा, और ये हमारे पास जो है वो करंट होगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक लूप में करंट जनरेट होगा, यहाँ से ये आ रहा होगा इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। ओके, पहले केस में जब हमने इसको घुमाना शुरू किया, इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये हमारे पास ऑफ कोर्स जो है ये घूमना शुरू करेगा, जैसे ये पहुंचेगा एक्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन में, यानी कि हमारे पास ये वाला जो ए बी है और सी डी एक दूसरे के जो है पैरेलल हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में जब ये चीज़ पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर इस एक्सेस पर ये घूमने लगी है, और जब ये घूम कर एक्जैक्टली सीधी हो जाएगी, तब तक हम लोग कहते हैं हमारी हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई है। ओके, तो हमारे पास जो है एक फुल साइकिल कंप्लीट होगी जब ये यहाँ से घूम के वापस इधर आ जाएगा। इधर तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यानी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में हमारे पास चलता रहेगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो करंट बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल लिया। अब ये चीज़ होने वाली है उल्टी। ओके, अब हमारे पास ये उल्टी कैसे होने वाली है कि हमारे पास ये रिवर्स होने वाला है, डी सी इधर आने वाला है और ए बी इधर आने वाला है। ओके, तो हमारे पास ये वाली जगह ये डी बनने वाली है, ये वाली सी, यानी ये घूम कर डी सी इधर आ गया है और बी इधर आएगा और ए इधर आएगा, राइट, ऐसे ही होगा ना। ये जो है ये घूमेगा इधर इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा, और यहाँ से ये घूम के पिछली तरफ उधर चले जाएंगे। जब ये वाला हमारे पास फेज शुरू होगा, यानी जब इधर वर्टिकल हुआ था, और उस वर्टिकल होने के बाद हमारे पास हम इसको एक्चुअली बाद में ग्राफ से देखेंगे, जब ये सेकंड फेज में एंटर होगा घूमने के, उसके अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगी। वो कैसे, अगर आप लोग देखें, ये हुआ था एक्जैक्टली वर्टिकल इधर, और जैसे ये बिल्कुल इधर से इधर मुड़ेगा, तो ये वाली जो चीज़ थी वो आपके पास आ चुकी है इधर, और आपके पास ये वाली जो जगह थी वो उधर जा चुकी है। फोर्सेस की डायरेक्शन ऑफ कोर्स आपके पास वही है, राइट। बुनियादी तौर पर आपके पास करंट उल्टा होने वाला है, यानी कि ए बी में पहले जा रहा था करंट इधर, ए बी आया इधर, तो अब इसके अंदर करंट आ जाएगा इस तरफ, ए बी के अंदर करंट उल्टा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा जब ये इधर पहुंचेगा, और मतलब जब इधर ये पहुंचना शुरू भी हो जाएगा, जब इस तरह ये होगा इधर ये पहुंचना शुरू भी हो जाएगा, तो करंट हमारे पास रिवर्स कर जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मुताबिक, और सी डी के अंदर भी करंट रिवर्स कर जाएगा। यहीं से हमारे पास ए सी करंट प्रोड्यूस होता है। करंट बार बार जैसे ये घूमना शुरू करेगा, हमारे पास पहले थी हमारे पास कॉइल इस तरह से सामने से देखते हुए इस तरह से थी, ये कॉइल होगी एक्जैक्टली वर्टिकल, जब इधर इधर बीच में पहुंचेगी, इधर आपके पास करंट फॉर एग्जांपल ना मतलब इस कॉइल के अंदर था करंट, तो यहाँ पर इसके अंदर एक हमारे पास करंट की डायरेक्शन थी, जब ये एक्जैक्टली परपेंडिकुलर होती है तो करंट हमारे पास जीरो हो जाता है जस्ट एक सेकंड के लिए। वो हमारे पास जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास जब ये इधर आती है तो एट दिस एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास जो फ्लक्स है वो एक्जैक्टली जीरो हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास पैरेलल हो जाती है हमारे उसके
मतलब इस एग्जैक्टली वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाती है। ओके, तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाती है तो अब एट दिस मोमेंट जब वो मूव करता है तो किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करता है, यानी कोई फ्लक्स करना चाहिए नहीं आता, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो परपेंडिकुलर चीज़ें होती हैं वो फ्लक्स करना कुछ चेंज नहीं करती। अभी के लिए हो सकता है आपको विजुलाइज कर पा रहे हो, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। इधर कहीं एग्जैक्टली जीरो होगा, लेकिन जब जैसे इसके आगे हल्का सा टेढ़ा होगा इस तरीके से, तो हमारे पास एग्जैक्टली करंट जो है वो रिवर्स कर जाएगा। ओके, तो इधर एक करंट था और इधर जब यही चीज़ उलट के इधर पहुंचेगी तो उसके अंदर करंट रिवर्स कर चुका हो, तो यहाँ से हमारे पास एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसका हम अभी ग्राफ भी देखेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक जब वो घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी और हमारे पास हमारा करंट जो है वो प्रोड्यूस होता जाएगा। अब हम लोग पीछे क्या करेंगे, पीछे ऑफ कोर्स हमारे पास हमारा एक सर्किट होगा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इस तरह से वायर्स नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि जब ये घूमेगा तो यहाँ पर वायर्स जो हैं वो खराब हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो हम लोग इसके लिए एक बहुत क्लेवर सेटअप यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं स्लिप रिंग्स का। ओके, ये जो आपका रिंग्स है इनको हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग्स। होगा ये रिंग्स जो है ये कनेक्टेड होंगी आपकी तार के साथ। तो ये फर्स्ट रिंग जो है ये इस तार के साथ कनेक्टेड है और सेकंड रिंग इस तार के साथ कनेक्टेड है, इस वाली। हमारे पास ये तारें, ये जो रिंग्स हैं ये घूमेंगी, तो जैसे जैसे तार घूमेंगे उसके साथ ये वाली रिंग घूमेगी और जैसे जैसे ये वाली तार घूमेंगी उसके साथ ये वाली रिंग घूमेगी। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे पास एक्चुअल वायर है जो करंट लेकर जा रही है उसके साथ हमारे पास ये लगे हुए हैं ब्रशेस। ओके, इनको हम लोग कहते हैं कार्बन ब्रशेस। ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करेगी और ये रिंग्स भी कंडक्टर की हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करेगी। लेकिन ये जो हमारे पास कार्बन कंडक्टर है इसके साथ घूमेंगे नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट स्लिपरी है। तो यहाँ पर ये सिर्फ स्लिप होंगी रिंग्स, जिससे हम इन रिंग्स को कहते हैं स्लिप रिंग्स। ओके, तो ये घूमना शुरू कर देंगी, लेकिन ये यहाँ यहीं पर रुका रहेगा और इस तरीके से आपके पास इधर जो करंट है वो बेशक आपके पास घूम के जब वायर ये वाली इधर आ जाएगी, लेकिन स्लिप रिंग तो सीधा अटैच है तो आपके पास करंट इधर फ्लो करता रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जो है वो करंट फ्लो करता रहेगा। तो आपके पास इधर से करंट रिवर्स होता रहेगा। पहले आपको अगर करंट इस तरह से जा रहा था, ओके, हाफ साइकिल के बाद आपके पास जो है करंट जो है वो हाफ नहीं बल्कि 1/4 साइकिल के बाद, क्योंकि हमारे पास फुल साइकिल होगी जब ये ए बी वापस इधर आ जाएगा। हाफ 1/4 साइकिल है जब ये एक्जैक्टली वर्टिकल होगा, फिर हाफ साइकिल कंप्लीट होगी जब सी डी इधर आ जाएगा और फिर कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगी जब ए बी वापस इधर आ जाएगा। तो हर 1/4 साइकिल के बाद आपके पास ये जो है रिवर्स होने वाला है। तो 1/4 साइकिल के बाद आपके पास ये करंट अगर इस तरह से जा रहा था तो उसके बाद ये इधर चलना शुरू हो जाएगा और ये इधर चलना शुरू हो जाएगा, आपका करंट रिवर्स होता जाएगा, आपके पास एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। बट एनीवेज दिस इज द सिंपलेस्ट एसी जनरेटर। इसके अंदर आपके पास एक बीच में एक कॉइल रोटेट करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसके अंदर आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है और उसका करंट जैसे जैसे आपका जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है, एसी करंट प्रोड्यूस होता है और आपके घरों तक ये करंट पहुंच जाता है। आपको पता ही होगा इसमें से एक वायर दिस इज द लाइव वायर और एक वायर एक न्यूट्रल वायर है। जैसे हमने देखा था हमारे पास जो एसी करंट आता है एक लाइव वायर होती है एक न्यूट्रल वायर होती है। उनमें से एक लाइव वायर ये है और एक न्यूट्रल है, यहाँ ये मतलब उल्टे भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये वो वायर हैं जो आपके घर तक करंट लेकर आएंगे और यहाँ से आपके पास घूम घूम के थ्रू फैराडेज लॉ आपके पास करंट जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। एक एसी जनरेटर का ये सेटअप है जिसके अंदर हमने वायर को घुमाया। एक और सेटअप भी हो सकता है जिसके अंदर हम लोग मैग्नेट को घुमाएं, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमारे पास इधर हमारे पास रोटेटिंग कॉइल का सेटअप है, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेट का सेटअप है, वो भी बहुत ईजी है। ओके, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे रोटेटिंग मैग्नेट सेटअप किया, हमने कॉइल को स्टेशनरी रखना है, यानी कि हमारे पास जो करंट है जिसके अंदर वो हमारे पास स्टेशनरी रहेगी, लेकिन हमारे पास जो मैग्नेट है वो घूमेगा, इससे भी फ्लक्स चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डायग्राम को देखें, आपके पास रोटेटिंग मैग्नेट सेटअप की डायग्राम है, आपके पास बुनियादी तौर पर अब जो आपकी कॉइल है जिसके अंदर आपके पास करंट है वो आपके पास अब जो है वो स्टेशनरी है। ये आमतौर पर यूज़ नहीं किया जाता ये सेटअप, तो यहाँ पर हम लोग फिर जल्दी से देखेंगे। जो मेन सेटअप है वो हमारे पास रोटेटिंग कॉइल का होता है, लेकिन अब हमने काम वही करना है। पहले हमारा मैग्नेट स्टेशनरी था, अब हमने अपनी कॉइल को स्टेशनरी कर दिया है। आगे जाकर आपके पास यहाँ पर जो है वो अब हमें किसी स्लिप रिंग्स वगैरह की जरूरत नहीं है, हमारे पास सेटअप बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर हमारे पास हमारी लाइव और न्यूट्रल वाइज होंगी, तो बीच में हमने सिंपली अपने मैग्नेट को घुमाना है जो कि फोर्स टर्बाइन के साथ घूमेगा, तो उससे हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। जो मैग्नेट सीधा था यहाँ तक आता है तो हमारे पास एक करंट प्रोड्यूस होगा, जैसे यहाँ से घूमेगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरीके हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट हम इस तरह से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास मैग्नेट घूम रहा है, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है। Sketch and interpret graphs of EMF against time for simple AC generators, मतलब कॉइल वाले, including relating the position of the generator coil to its peaks, troughs and zeros of the EMF। हमने सिंपली हमारे पास एक EMF का जो है ग्राफ ड्रॉ करना है कि हमारे पास जो एक फुल साइकिल है हमारे एसी जनरेटर की कॉइल वाले, उसके अंदर हमारे पास EMF कैसे चेंज हो रही है। तो इधर से हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास EMF है, ओके, और इसके अंदर हमारे पास हम लोग शुरू करने वाले हैं जब हमारे पास एक्जैक्टली हमारी कॉइल है हॉरिजॉन्टल। ओके, बल्कि हम लोग वर्टिकल से भी शुरू कर सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉइल से, यानी कि एक्जैक्टली हमारे पास जो कॉइल है हमारे पास इस तरह से है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल होता है। तो हमारे पास जब कॉइल थी एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करूँगा। ओके, हमारे पास कॉइल है एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल और मैं इस साइड को कह रहा हूँ डी। ओके, मैं इस साइड को कह रहा हूँ ए और इस साइड को कह रहा हूँ डी, यानी कि उधर ही हमारे पास जो इस वाली उधर ही हमारे पास मैं इस वाली साइड को दिखा रहा हूँ सामने से, ए डी वाली साइड को। ओके, तो ये हम लोग सामने से देख रहे हैं। तो इधर हमारे पास जब ये ए डी वाली साइड जो है ऑफकोर्स इस तरह से घूमने वाली है कि ए इस तरह घूमेगा और डी हमारे पास इधर घूमेगा। जब हमारे पास ये होगा तो हमारे पास इधर हमारे पास जो ईएमएफ है वो शुरू होगी फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, क्योंकि जैसे ही हमारे पास यहाँ से ईएमएफ शुरू होगी तो ईएमएफ काफी हाई होगी, हम लोग इसको कहते हैं पीक ऑफ द ईएमएफ। ओके, तो मैं इसको एक्चुअली पीछे ड्रॉ करता हूँ, यानी कि ये वाला एक्जैक्टली इधर से मैं शुरू करने वाला हूँ। जब मैं हॉरिजॉन्टल मैंने शुरू किया है तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर से एक्जैक्टली जैसे ये रोटेट करना शुरू करेगा इस तरह से हमारे पास फ्लक्स करना चाहिए, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी और मानते हैं कि मैं इसको पॉजिटिव कहता हूँ, इधर ये नेगेटिव है। तो हमारे पास इधर जो है ईएमएफ एट इट्स पीक शुरू होगी, सबसे हाईएस्ट पूरे एसी जनरेटर में हमारे पास इस पॉइंट पर होती है ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आप देखें ये हॉरिजॉन्टल है एक्जैक्टली पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो यहाँ पर जो फ्लक्स जो कट करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेट उसका बहुत सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ये थोड़ा सीधा होता जाएगा तो हमारे पास जो रेट है वो कम होता जाएगा और जब एक्जैक्टली सीधा होगा तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से कम होना शुरू होगा क्योंकि अभी रोटेट कर रहा है। ईएमएफ हमारे पास इधर सबसे पीक पर होगी, जैसे जैसे रोटेट करेंगे हमारे पास ईएमएफ एक्चुअली में कम होती जाएगी, एक्जैक्टली हमारे पास ये जीरो हो जाएगी
जैसे ही हमारे पास ये पहुँचेगा एक्जैक्टली वर्टिकल होगा, तो एट दिस पॉइंट ये एक्जैक्टली हमारे पास वर्टिकल हो चुका है। अब ये ए ऊपर पहुँच चुका है और डी इधर पहुँच चुका है। ओके, आप डिजिट्स को देखते रहते हैं। तो अब अभी भी ऑफ कोर्स इधर घूम रहा है और डी इधर जा रहा है, इधर से भी घूम के इस तरह आ चुका है। हमारे पास इधर एक्जैक्टली 0 होगा, लेकिन ये सिर्फ एक सेकंड के लिए होगा और अब हमारे पास डायरेक्शन रिवर्स होने वाली है। तो हमारे पास डायरेक्शन रिवर्स होगी और अब ये इस तरफ घूमेगा और इधर भी वापस पहुँच जाएगा अपनी पीक पर। तो ये वाली पीक और ये वाली पीक एक्जैक्टली सेम डायरेक्शन है, बस फ़र्क ये है कि अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। तो मैं नीचे गया हूँ, यानी कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है थ्रू फ्लेमिंग्स रूल। हमारे पास करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो अब हमारे पास यहाँ पर डी है और यहाँ पर ए है और ऑफ कोर्स अभी भी इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। अब डी ऊपर जा रहा है, तो डी के अंदर हमारे पास करंट आ जाएगा ए वाला और ए के अंदर आ जाएगा डी वाला जो पहले था हमारे पास। तो हमारे पास रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन, लेकिन अगेन इधर भी हमारे पास सबसे पीक पर है, क्योंकि अब अगेन ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है। इसके बाद फिर अब ये रोटेट करना शुरू करेगा और वापस से पहुँच जाएगा 0 पर। अब ये 0 पर हमारे पास कब पहुँचा है, जब हमारे पास इधर आकर ये वापस से वर्टिकल हो चुका है, लेकिन अब वर्टिकल में फ़र्क ये बस ये है कि ऊपर डी है और इधर ए है, राइट। और अब इस तरह से रोटेट करके वापस इधर पहुँचने वाला है और इसके बाद हमारे पास वापस ये ऊपर पहुँच जाएगा इधर, यानी कि हमारे पास वापस इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है और वापस हम लोग अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। ए वापस इधर आ चुका है और डी वापस, फिर ये रोटेट करता जाएगा। बस इस तरीके से ग्राफ जो है कंटिन्यू होता जाएगा ईएमएफ का। बुनियादी तौर पर जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ था, आपको याद होगा, एक्जैक्टली वही है, साइन वेव बन रही है और हमारे पास ये एक फुल साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली हमारे पास 1/4 साइकिल है। ओके, ये वाली हमारे पास 1/2 साइकिल है, ये वाली होल 1/2 है, ये अगेन 1/4 है यहाँ तक और फिर ये 1/4 है। ये ओवरऑल हमारे पास फुल साइकिल है ईएमएफ की। इस तरीके से हमारे पास ये कॉइल जो है रोटेट करती जाएगी और हमारे पास ईएमएफ इस तरह से वैरी करेगा और हम लोग अपना करंट प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो ये हमारे पास ईएमएफ की पीक्स हैं, ये हमारे पास ईएमएफ के ट्रॉप्स हैं। इन दोनों पर ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम है और बस फ़र्क ये है कि हमारे पास डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो चुकी है। आपने स्केच करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आप इंटरप्रेट कर सकें ग्राफ ईएमएफ के अगेंस्ट टाइम, टाइम के साथ टाइम गुजरता जा रहा है। सिंपल ऐसे जनरेटर्स के लिए इसके अंदर आप लोग पोजीशन जो जनरेटर कॉइल की पोजीशन है उसको आप रिलेट कर सकें पीक्स, ट्रफ्स और जीरोस के साथ ईएमएफ, जीरोस बुनियादी तौर पर 30 पॉइंट्स।